इस तरह से हम लोगों का शाम का प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो गया कि हम लोग स्पोर्ट्स में भी, एक्टिविटीज़ में भी शामिल हो गए और हम वहाँ क्रिकेट खेलते थे। और नॉर्मली मैं तो बैटिंग ही करता था, पर धीरे धीरे हमारे कुछ अच्छे बॉलर्स भी डेवलप हुए और इस तरह से हमारा एक शाम का अच्छा प्रोग्राम हो गया। इसके बाद धीरे धीरे कॉलेज की एक्टिविटीज़ में मैं शामिल होने लगा। शामिल होने में सबसे पहले मेरा ध्यान एनसीसी राइफल्स हमारे कॉलेज में शुरू होने वाली थी, जिसका रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वो। और इसमें नॉर्मली केवल इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही होना था, क्योंकि इससे जो पहले हैं वो 10th तक जो बच्चे होते थे वो अलग शायद इसको सीरियसली नहीं ले पाते, और डिग्री कॉलेज तब तक खुला भी नहीं था। तो इस तरह से जो मेन हमारा जो इंटर कॉलेज था, जिसमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आते हैं, तो उनमें लगभग जहाँ तक मुझे याद है कोई 60 या 70 या 80 के आसपास स्टूडेंट्स थे। एक सर्कुलर आ गया था कि जिन जिन को रजिस्ट्रेशन कराना है वो ओपी शर्मा जी, जो कि इस प्रोग्राम के इंचार्ज थे, वहाँ जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था और डिफेंस मिनिस्ट्री इस प्रोग्राम को बहुत ढंग से कंडक्ट करती थी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंचार्ज जो होते थे इसके प्रोग्राम के, उनको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का एक स्टेटस मिल जाता था और उनको 3 महीने की एक ट्रेनिंग होती थी, जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर पे थी। और हमारा जो डिवीज़न था आर्मी वाला, जो सबको कंडक्ट करता था, और हमारा लिंक भी उन लोगों से बना हुआ था, तो वो देहरादून था। देहरादून से ये गुरुकुल नार्सिंग, जो कि उत्तराखंड, वैसे भी देखें तो उस समय तो उत्तराखंड की कल्पना नहीं की गई थी, पर ये पहाड़ी क्षेत्र था। तो इस पहाड़ी क्षेत्र में हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ और ये देहरादून कमांड सेंटर से कंट्रोल होता था। हमारे एक टीचर थे ओपी शर्मा जी, वही इस प्रोग्राम के इंचार्ज बने और उनको 3 महीने की ट्रेनिंग पे भेजा गया। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद उनको ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का स्टेटस दिया गया और एक कुछ अलाउंस भी मिलता था, वो मुझे मालूम नहीं। इसके साथ ही एक सूबेदार मेजर और एक हवलदार मेजर, जो हो सकता है कि जॉब में ही हो या हो सकता है वो रिटायर्ड भी हो, क्योंकि जो आर्मी का जवान होता है वो कभी ज़िंदगी में वैसे देखें तो रिटायर नहीं होता, कभी भी वो उनको एक्टिव ड्यूटीज़ में कॉल किया जा सकता है और उनको भी जो अलाउंसेस वगैरह मिलते थे, इसके साथ ही उनका रहना खाना पीना वो सब कॉलेज में ही हो जाता था। दोनों अकेले ही थे। तो वहाँ जैसे ही एक्टिविटी शुरू हुई, रजिस्ट्रेशन हुए और सारे स्टूडेंट्स ने, लगभग मैं समझता हूँ 30 या 40 स्टूडेंट्स थे, जिनसे एक प्लेटून बनता था और उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। तो हम लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके, और हमको बाकायदा जो वर्दियाँ थी, वर्दी मतलब 2 पैंट और 2 शर्ट, उस तरह की आर्मी ड्रेस में, और इसके साथ ही एक जर्सी, गरम जर्सी और कैप, और कैप में एक जिसको कहें वो एक आर्मी का मतलब एक वो भी लगा होता था जिसमें NCCR लिखा होता था। इसके अलावा हैवी बूट्स थे और बूट्स के साथ सॉक्स, जो कि गर्मी सॉक्स थे, गर्म सॉक्स थे। तो इस तरह से हम लोगों को ये दिया गया और एक बेल्ट भी थी। उस बेल्ट को, सबसे बड़ी बात ये कि उस बेल्ट को बिल्कुल हमेशा
ब्रासो करनी होती थी। ब्रासो माने ब्रास का मतलब जो भी पीतल का वो हिस्सा था उसको हमको चमकाना होता था। और बाकी पर एक डिब्बी आती थी, उसमें खाकी रंग का एक वो होता था, उसमें हम थोड़ा पानी डाल करके उस बेल्ट पे लगाते थे और उसको साफ़ करके तैयार रखते थे। और जब भी हमें जाना होता था, नॉर्मली वीक में 3 दिन तक हमारा प्रोग्राम होता था, यानी एक एक दिन छोड़ के, जैसे मंडे है तो फिर वेडनेसडे को होगा, इस तरह से 3 दिन सप्ताह में शुरू में 3 दिन का प्रोग्राम शुरू हुआ। इस प्रोग्राम के स्टार्ट होने में उन्होंने ये हमें पहले ही बता दिया था कि 2 कैंप्स होंगे, दो दिन के 2 कैंप्स होंगे और इसके बाद एक बड़ा कैंप होगा जो कि 15 दिन का होगा। तो 15 दिन के लिए हमें उस कैंप को ज्वाइन करना पड़ेगा। जब परेड होती थी हमारी, तो परेड होने के बाद दूध और एक बटर की एक टिक्की हम लोगों को दी जाती थी, ताकि हमारी जो हमने एनर्जी या जो भी हमारी मेहनत हुई है, एक तो उसको रिप्लेस कर दे, मतलब हम दोबारा से एनर्जाइज हो जाएं। और साथ ही एक अट्रैक्शन तो होता ही है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं और फ्रेश आते हैं और फ्रेश ही हम जाते हैं, तो उसके लिए हमें ये डाइट का हमारा पार्ट था। 5 बजे ही हम लोगों को रोल कॉल होता था और हम जा कर के अपने जो ग्राउंड मैंने बताया वो उस ग्राउंड में जा कर के हम परेड करते थे। हमारे ही एक मित्र को CSM यानी कंपनी का सार्जेंट बनाया था। और मेरे एक मित्र ही थे, वीरेंद्र कुमार शर्मा उनका नाम था। वो उनकी आवाज़ और वो सब देख करके, लंबे चौड़े बहुत अच्छे, रुड़की के रहने वाले थे, तो वो उनको सार्जेंट बनाया था। तो इस तरह से वो परेड देते थे। और परेड में हमारा एक प्लाटून था जिसमें हम 33 या 34 स्टूडेंट्स होते थे। और हमको जैसे सावधान, मतलब अटेंशन, और इसी तरह कमांड्स जो थे वो सब हिंदी में ही होते थे। सावधान, विश्राम, और थोड़ा सा चलना और इसके बाद दौड़ना, और ये सारा प्रोग्राम हो करके 1 घंटे का प्रोग्राम था। उसमें हम लगभग थक जाते थे और थक जाने के बाद हमको ऑफ करते थे और थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो जाता है और हम दूध और वो बटर की जो टिक्की है वो हम खा लेते थे। तो इस तरह से ये आर्मी का प्रोग्राम, हमारा जो NCC राइफ़ल्स का प्रोग्राम शुरू हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। और इससे हमारा जो क्रिकेट का प्रोग्राम था वो हम नॉर्मली 3 दिन ही करने लगे सप्ताह में, और संडे तो हमारा था ही। तो इस तरह से हम 3-4 दिन उसमें और 3 दिन हम इसमें NCC राइफ़ल्स में पार्टिसिपेट करने लगे। हम लोग वहाँ बहुत पंक्चुअल होते थे, डिसिप्लिन सीखा। सबसे बड़ी बात कि 5:30 मीन्स 5:30 वहाँ पर पहुँच जाना है हमको। और आर्मी के जो हमारे सूबेदार मेजर साहब थे वो परेड भी लेते थे और इसके साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ हमको बताते थे। और शुरू में हमको केवल ये सब सिखाया गया था और बताया गया कि बाद में आप लोगों को 5-6 महीने बाद .22 की राइफ़ल्स आ जाएंगी, तो राइफ़ल्स दे देंगे और राइफ़ल से आपको शूटिंग, .22 की राइफ़ल से शूटिंग बताएंगे, करेंगे आप लोग। और ये फिर धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो .303 जिसे कहते हैं 303 की उससे हम प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है वो बहुत अच्छी हो गई। साथ ही कॉलेज में नाना जी ने मुझे खासकर इसके लिए तैयार किया कि मैं जितने भी ओकेज़न्स आए, सेरेमोनियल ओकेज़न्स, जैसे 15 अगस्त है, इसके अलावा
यूएनओ डे, फिर मानवता दिवस भी था, वो 10 दिसंबर को होता था, और बहुत सारे प्रोग्राम होते थे। उन प्रोग्राम्स में हम पार्टिसिपेट करें और मतलब मैं लेक्चर दूं, और वो लेक्चर देने के लिए किस तरह से लेक्चर देना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। पहले तो मैंने शुरुआत में तो एक तरह से याद करके वो लेक्चर दिया जो 15 या 20 मिनट का था, 15 अगस्त को दिया ये। पर धीरे धीरे मेरी प्रैक्टिस होने लग गई कि किस तरह से अपना, हमारा हाथों का या हमारी आँखों, हम किस तरह से अपनी आँखों को रखेंगे, अपने हाथ का किस तरह से हम उपयोग करेंगे उस लेक्चर में, ये सारी बातें हमने सीखी। और उसके लिए हमारे एक लेक्चरर थे के कुमार साहब, तो वो के कुमार साहब के पास मैं जाता था और वो मुझको ये सब चीज़ें सिखाते थे, कुछ तो डिमॉन्स्ट्रेट करके भी और कुछ अदरवाइज़ भी मैं सीख जाता था। तो वो फिर अप्रिशिएट भी करते थे, और फिर वो फाइनली जब मैं ओकेज़न पर ये लेक्चर देता था तो उसकी वो उस समय भी मुझे वो पूरी तरह से गाइड करके एक नंबर भी देते थे कि, और उसमें पॉइंट्स भी वो नोट करते थे कि कौन सी जगह मैंने क्या गलत किया। तो मेरा धीरे धीरे, लगभग मैं समझता हूँ 3-4 महीने में मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, और फिर मैं रटने के बजाय डायरेक्ट डिलीवरी, सब्जेक्ट के अनुसार मुझको क्या कैसे बोलना है वो पहले तैयारी कर लेता था, और अकॉर्डिंगली मैं उस लेक्चर को डिलीवर कर देता था। तो उससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा, और कॉलेज में कैसे हम लोग लेक्चर देते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका होता था, हम उस पर हमारी डिलीवरी सिस्टम क्या होगा, हमारी आवाज़ वोकल हमारा कितना हम उसका उपयोग कर सकेंगे। बाकी तो माइक होता था, तो माइक वहाँ पर भी बैटरी का माइक होता था, हम उस पर लेक्चर देते। तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा, और धीरे धीरे हम लोगों को खुद भी इंटरेस्ट आने लगा कि हम ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करें। इसके साथ ही कॉलेज में दिसंबर के महीने में, क्योंकि एक प्राइवेट कॉलेज था, इसका नाम, हाँ मैंने शायद अभी इसका नाम आपको नहीं बताया, कि नारसन कॉलेज इसका नाम नहीं था। नारसन जगह थी जहाँ पर ये था, और लोग बाग वैसे नारसन कॉलेज बोलते थे, परंतु इसका जो पूरा नाम था वो ये था, राजा महेंद्र प्रताप प्रेम विद्यालय इंटर कॉलेज। राजा साहब को हम लोगों ने कई बार देखा भी है, वो आते भी थे। इसके साथ ही जो एक 10-15 दिन का एक प्रोग्राम होता था कॉलेज में, दिसंबर में ये होता था, और उसमें सारा जो एरिया है उसके जो 25-50 विलेजेस हैं उनमें बाकायदा इनविटेशन दिया जाता, और ख़ासकर जो प्रोमिनेंट लोग होते थे तो उनको देते थे, और उनसे वो वहाँ की पब्लिक को भी वो पता लग जाता था। और बहुत अच्छी संख्या में लोग, हमारे जो वो लोग थे, आते थे और उसमें पार्टिसिपेट करते थे, डोनेशंस देते थे। मुख्य बात तो ये है कि उनके डोनेशंस ये लगभग साल भर के लिए सारे टीचर्स की सैलरी और भी एक्सपेंसेस, मीटिंग्स में जाना, ये सब। और इसके साथ ही साथ क्योंकि डिग्री कॉलेज खुलना था तो डोनेशंस की संख्या भी उसके अनुसार बढ़ती रही, और बहुत स्वेच्छा से देते थे वो लोग, खासकर जितने भी, उनको चौधरी हम लोग बोलते थे, चौधरी साहब, तो वो बड़ी इच्छा से ऐसे डोनेशंस में कभी भी देने से पीछे नहीं रहते थे। उसका वैसे देखें तो एक कारण भी था कि अगर यहाँ डिग्री कॉलेज खुलता है तो उन लोगों के सम्मान में भी वृद्धि होती है, और साथ ही उनके जो बच्चे या गांव के बच्चे जो इंटर कॉलेज तक पढ़ते हैं उनको कहीं बाहर डिग्री के लिए नहीं जाना होता था। अन्यथा तो बड़े सेंटर्स हैं जैसे कानपुर है या वाराणसी है जिसमें BHU हो गया, और 2-3 सेंटर रूरल सेंटर भी थे। एक तो बड़ौद था,
एक लखौटी था और मुजफ्फरनगर जो था वहाँ तक तो इंटर कॉलेज ही था। तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी वो ये फैकल्टी को, खासकर एग्रीकल्चर साइंस की फैकल्टी को डेवलप भी कर रही थी, ताकि जो खेती करते हैं उनमें साइंटिफिक थिंकिंग भी आए। वो स्किल तो है उनके पास, पर साइंटिफिकली वो सोचने लगे कि हमको क्या करना है, कौन सी डिजीज़ेस होती हैं, उन डिजीज़ेस को हम किस तरह पैथोलॉजी के माध्यम से, या जो छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं तो उनको एंटोमोलॉजी के माध्यम से, और हम किस तरह से दवाइयाँ स्प्रे करें और किस तरह से इरिगेशन करें, कितनी इरिगेशन करें, उसकी भी, उसके मेज़रमेंट्स भी हों, ताकि सिंचाई का पानी बेकार भी नहीं जाए और ऐसा भी नहीं हो कि फ्लडिंग हो जाए जिससे नीचे की फसल गल जाए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख कर के साइंटिफिकल अप्रोच भी होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वही अपने मदर फादर के साथ एक्टिव रहते थे और खेती भी करते थे। तो इसलिए वहाँ के जितने भी खासकर जो चौधरी लोग होते थे, किसान भी, वो सभी कास्ट के होते थे, पर मुख्य रूप से वो जाट होते थे अधिकतर। तो बहुत एक तरह से अपनापन उनमें बहुत होता था। उनको लगता था ये कॉलेज हमारा बच्चा ही है, या हम अगर इसको डेवलप करेंगे और ये बढ़ेगा तो हमारी खुद की समृद्धि भी होगी और एक हमारे सम्मान के अंदर भी बहुत अच्छी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। तो इस तरह से जो 15 दिन का प्रोग्राम होता था, मुझे उसमें भी याद है कि एक खासकर उस एरिया में उसे एक सांग कहते हैं, सांग। तो जो सांग होता था उसमें वहीं की भाषा के गाने होते थे, और एक मुख्य व्यक्ति थे जिनका नाम भी मुझे अभी भी याद है, पृथ्वी सिंह जी। पृथ्वी सिंह जी जो थे वो बहुत अच्छे सांग गायक थे और उनको जगह जगह बुलाया भी जाता था। कॉलेज में वो खासकर 10 या 15 दिन का जो प्रोग्राम होता था उसमें वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे और उससे अच्छा डोनेशन और ये सब भी आता था। उसमें जब ये प्रोग्राम होता था तो सब बैठने की वो सारी व्यवस्थाएं तो होती ही थी। हम लोगों ने भी कॉलेज की तरफ से एक छोटी सी कैंटीन भी लगाई थी, ताकि जो सुविधाएं जैसे चाय, नाश्ता, कॉफ़ी, और उसके लिए हमने सबसे बढ़िया ये किया था कि वहाँ रुड़की जो है हमारे बिल्कुल पास था, ये कैंटोनमेंट था, और यहाँ कन्फेक्शनरी, हमेशा जो कैंटोनमेंट होते हैं वहाँ पर कन्फेक्शनरी बहुत अलग ढंग से साइंटिफिकली बनाई जाती है और उसकी क्वालिटी बहुत ही अलग होती है बामुकाबले जो लोकल बेकरीज वगैरह होती हैं। तो हम कन्फेक्शनरी अपनी सारी आर्मी एरिया से, उनकी जो आर्मी की कैंटीन थी वहाँ से परचेज़ करके लाते थे, और फिर उनको जो भी हमारे जो मतलब वहाँ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे उसमें अगर कोई भी आते हैं तो हम उनका एक बहुत अच्छी तरह से, हमने एक ट्रेनिंग भी ली थी। वहाँ रुड़की में ही एक होटल था, अभी भी रेस्टोरेंट था, पर मुझे उसका नाम भी याद है, पोलरिस था उसका नाम, पोलरिस। तो उसमें हमें उन्होंने 2-3 दिन की बताया था कि किस तरह से आप कन्फेक्शनरी को वो रखेंगे, किस तरह से चाय या कॉफ़ी सर्व करेंगे, ये सब बातें, और ये सब हमको जानकारी उन्होंने दी थी। तो हमने उस पोलरिस होटल में 3 दिन की छोटी सी एक ट्रेनिंग ले करके, और सुबह जाते थे, शाम को वापस आ जाते थे, और उससे, उस ट्रेनिंग से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम काफ़ी प्रोफेशनल हो गए थे। और मैं, मेरे मामा लल्लन जी, लल्ला जी, हम दोनों, तीनों, चारों, और कुछ मेरे साथ के 1-2 स्टूडेंट्स भी थे, लगभग 4-5 लोगों का एक ग्रुप हो जाता था और हम 5-1 लोग उस पूरी कैंटीन को रन करते थे। तो इस तरह से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी हो गई, और ये
कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होने लगी। कल्चरल में हम लोग ड्रामा भी करते थे, जो 10-15 दिन का प्रोग्राम होता था, और उसमें कविताएं, कवि सम्मेलन और ये सब भी होता था। ये इन सब में हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। मैं और मेरे मामा ललन जी, इनको मैं बार बार कहूँगा, तो हम दोनों ड्रामा मैं लिख लेता था और ड्रामे को हम लोग उस ड्रामे को ऑर्गेनाइज़ करते थे। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा, जिसमें एनसीसी राइफल्स भी थी, जिससे हमें डिसिप्लिन हमने सीखा, टाइम मैनेजमेंट भी सीखा, किस तरह से हमें अपना ड्रेसअप करना है, अपनी ड्रेसेस को तैयार करना, उनको प्रेस करना। तो उस समय कोयले की ही प्रेस होती थी, तो कच्चे कोयले से हम प्रेस भी करते थे, ताकि हमारे जो कपड़े हों उसमें एक परफेक्शन हो और दिखे कि ये बहुत अच्छा हमारा प्रेजेंटेशन हो। उसमें फिर परेड करते, और परेड करके फिर हम लोग दूध और वो मक्खन की टिकिया वो सब यूज़ कर लेते थे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो जाता हमारा। और इसके जो 3 दिन बचे हुए होते उनमें हम क्रिकेट खेलते। क्रिकेट में उस समय बहुत सारे सितारे हैं, उनके मुझे नाम भी याद हैं। नरी कॉन्ट्रैक्टर थे। नॉर्मली उस समय जो भी प्लेयर्स होते थे वो बॉम्बे के ही होते थे, और वो ऐसे प्लेयर्स होते थे, उनमें भी अगर देखें तो ये लोग जो पारसी लोग हैं, इनकी ज़्यादा वो होती थी, मतलब इनकी उपस्थिति ज़्यादा होती थी। और ये जैसे क्योंकि अंग्रेज़ जब इंग्लिश टाइम से अंग्रेज़ जब चले गए, वो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी, वो 47, 48, 50, 51 तक रहे। और उसके बाद जैसे ही इंडियंस ने पार्टिसिपेशन शुरू किया, तो उसमें खासकर जो पारसी लोग होते थे उन्होंने लीड ली, और बॉम्बे में पारसी लोगों की संख्या बहुत अधिक होती थी, मतलब अधिकतर अपने बिजनेसेस में और बहुत सारी कन्फेक्शनरी में, उन सब में वो लोग होते थे। तो वो लोग क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट करते थे। और क्रिकेट में नरी कॉन्ट्रैक्टर, चंदू बोर्डे का तो इंसिडेंटली मैंने अभी ये बहुत लगभग एक देखें तो चंदू बोर्डे साहब अब 91 ईयर्स के हैं, और अभी उनका इंटरव्यू आया था, तो मैंने इंटरव्यू पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, कितनी अच्छी फिटनेस है उनकी। और वो आज की क्रिकेट को पुरानी क्रिकेट से मुकाबला कर रहे थे, क्योंकि पहले तो केवल टेस्ट मैच ही होते थे, और टेस्ट मैचेस में भी कुछ ही कंट्रीज थे, क्योंकि जैसे साउथ अफ्रीका को नहीं रखा था, साउथ अफ्रीका नहीं खेलता था, क्योंकि उसमें अपार्थीड और ये सारा आता था, मतलब गोरे और काले, क्योंकि उस समय तक साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट नहीं था, और इंडिपेंडेंट ना होने की वजह से केवल जो इंग्लिश पीपल हैं वो उनको मतलब सारी सुविधाएं तो उन्हीं के पास थी, और वो उनको एक तरह से स्लेव्स की तरह से यूज़ करते थे। तो यहाँ हम लोगों ने जो क्रिकेट देखी, उसमें नरी कॉन्ट्रैक्टर, चंदू बोर्डे, पाली उमरीगर, ये कुछ नाम हैं जो मुझे याद है। हाँ, साउथ इंडिया के भी कुछ प्लेयर्स थे, जैसे चंद्रशेखर के बारे में अगर बताने लगूँ तो वो पोलियो स्ट्रिकन थे, बचपन में ही उनको पोलियो हो गया था। बॉलिंग करते थे, उनकी बॉलिंग बहुत सटीक होती थी, मतलब वो अनप्रेडिक्टेबल बॉलिंग होती थी, क्योंकि जब वो उनका जिस हाथ से बॉलिंग करते थे उसमें वो पोलियो स्ट्रिकन था, तो बॉल किस साइड पे जाएगी मालूम नहीं पड़ पाता था। तो बहुत डेंजरस उनकी बॉलिंग होती थी। इसके अलावा हम वो सब क्रिकेट देखते भी थे, सुनते भी थे। जब टीम्स आ जाती थी, खासकर इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया, ये 2 टीमें तो खास थी, और पाकिस्तान भी आता था,
और ये 3-4 टीमें आती थी और हम उनके मैचेस को, और जिम्बाब्वे और ये सब भी कभी कभी आते थे, तो हम उनके मैचेस, जो कि नॉर्मली तो बॉम्बे में ब्रेबॉर्न स्टेडियम है, वहाँ सबसे बड़ा स्टेडियम वही मानते थे उस समय तक, तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम में क्रिकेट मैच होते थे। तो ये सारी बातें, और पढ़ने का भी धीरे धीरे शुरू कर दिया। लगभग जैसा कि मैं पहले बता ही रहा था कि नाना जी सुबह 9 बजे चले जाते थे और शाम को 7 साढ़े 7 बजे 4 बजे तो उनकी चाय पहुंचती थी, और वो 7 या साढ़े 7 बजे तक, क्योंकि उस समय बिजली तो नहीं थी, पर पेट्रोमैक्स जो है वो 3, 4, 5 तैयार रहते थे। उन पेट्रोमैक्स को की रोशनी में वो अपना काम करते रहते थे और 7 साढ़े 7 बजे के आसपास आ जाते थे। नाना जी के आने से पहले उनका जो अर्दली कहना चाहिए, अर्दली वर्ड ही पहले यूज़ करते थे, तो उनका एक अर्दली था जो कि उनकी सारे पेपर्स वगैरह को संभालना, वो उसकी एक तरह से पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि कोई भी पेपर कहीं और कहीं ना चला जाए। तो वो सब पेपर्स वगैरह, ज्ञानचंद उनका नाम था, तो वो ज्ञानचंद जी आते थे और आ कर के पहले ये सारी उनकी फाइलें एक ट्रे के अंदर सब लाते थे, जो उनको दस्तखत करने होते थे या निर्णय लेने होते थे उसके लिए। और उसके साथ ही 3-4 पेपर्स आते थे कॉलेज में, 2 हिंदी के, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, और 2 इंग्लिश के। एक तो हिंदुस्तान टाइम्स था जो दिल्ली का ही पेपर था, और एक ये क्या मेरे नाम दिमाग से निकल गया, इंडियन एक्सप्रेस। तो ये 2 पेपर्स तो हिंदी के और 2 इंग्लिश के, 4 पेपर्स भी साथ में आ जाते थे। नाना जी उसके बस 1 या 2 मिनट बाद नाना जी भी आ जाते थे। तो नाना जी के आने के बाद वो हाथ मुंह धो करके, वहाँ हैंडपम्प होते थे तो हम हैंडपम्प चलाते थे, उसमें नाना जी अपने हाथ पैर वगैरह धो लेते थे, और धोने के बाद वो संध्या करते थे, और संध्या करने के बाद में भोजन कर लेते थे। और उससे पहले वो अगर अखबार उनको पढ़ना है कुछ, तो वो वैसे नॉर्मली वो न्यूज़पेपर कुछ तो पढ़ लिया होता था उन्होंने, पर कुछ फिर भी अगर बच गया है तो पढ़ लेते थे। पढ़ने के बाद लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास वो चारों न्यूज़पेपर हम, खासकर जो एक हिंदी का और एक अंग्रेज़ी का, तो कंपल्सरीली, और अदरवाइज़ अगर चारों ही फ्री हैं तो चारों ही न्यूज़पेपर मैनेजर साहब के घर पे हम दे करके आते थे। ये जिम्मेदारी पहले तो लल्लन जी के पास होगी शायद, मेरे पहुंचने के बाद ये काम मेरा हो गया कि मैं ये चारों न्यूज़पेपर ले जाता लगभग 8:30-9 बजे, और जा कर के मैनेजर साहब के यहाँ दे आता था। मैनेजर साहब और उनकी पत्नी दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और उसको जैसे ही वो पेपर पहुंचते थे, हम लोगों से, खासकर जैसे मैं पेपर देने जाता तो मुझसे पूछते थे कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, और क्या क्या कर रहे हो। ऐसी बातें थोड़ी सी 1-2 मिनट करते थे, और फिर मैं पेपर्स दे करके उनको आ जाता था। वो डिस्टेंस था केवल 250 मीटर के आसपास, 250-300 मीटर था। मैं दे करके वापस आता था। वापस आकर के जो पेपर्स थे वो पढ़ने का भी होता था कि भाई पेपर आज की करंट न्यूज़ भी पढ़ें। तो सबसे पहले जैसे ही पेपर उठाने लगे, मैंने, जैसी मेरी आदत हो गई थी, मैंने हिंदी का पेपर उठाया। तो नाना जी ने मुझसे एकदम उसी समय कहा, अरे सुरेश जी, आप और हिंदी का पेपर पढ़ रहे हो? ये तो इन बच्चों के पढ़ने का है, इन लोगों का पढ़ने का है, आपके लिए तो ये 2 पेपर आते हैं इंग्लिश के, ये पढ़िए आप। तो उस दिन से मैंने उनकी बात को मान करके इंग्लिश के जो भी पेपर्स, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स, दोनों अच्छे पेपर थे और दोनों का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, ये मैं पढ़ने लगा।
उसके साथ ही धीरे धीरे मैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे वोकेबुलरी भी अपनी इम्प्रूव करने लगा कि मैं उसमें से जो भी ऐसे शब्द होते और मैं डिक्शनरी हमेशा पास में रखता था पढ़ने में, तो ऐसे शब्दों को मैं एक उसमें नोट करने लगा और नोट करने के साथ साथ फिर डिक्शनरी से उसके मीनिंग्स, उसमें अगर हम वर्ब में है तो क्या होगा, एडजेक्टिव में है तो क्या होगा, और इस तरह से उस पूरे शब्द का एक डिसेक्शन करने लग गए। तो उससे मेरी वोकेबुलरी धीरे धीरे बहुत अच्छी होने लगी, मुझे बहुत नए शब्दों की जानकारी होने लगी, और ख़ासकर न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो मैं लगभग क्या करता कि 8 या 10 ऐसे शब्दों को छांट लेता, और एक छोटी सी डायरी होती और मैं ले करके जब मैं वहाँ जाता उनको पेपर देने, तो या अदरवाइज़ भी कहीं भी किसी भी समय उन 2-3 शब्दों को रट लेता, याद कर लेता, और उसका जो भी मैंने डिसेक्शन तैयार किया होता, कैसे उसका यूज़ करते हैं उस शब्द का, वो सब हम याद कर लेते। तो धीरे धीरे एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगा। इसके बाद जो मुख्य बात थी वो ये थी कि दिसंबर में फंक्शन हुआ, उसमें बहुत सारी कंपटीशन थे, जैसे डिबेट भी थी, एक सब्जेक्ट होता था उस पर डिबेट होती थी। मैं नॉर्मली फॉर में बोलता था, पक्ष में बोलता था मतलब, पर इसके साथ ही ड्रामा, कवि सम्मेलन, और वो जो पृथ्वी सिंह जी का जो सॉन्ग होता था वो तो पब्लिक के लिए, नॉर्मल सभी के लिए होता था, उसमें बहुत पार्टिसिपेट करते थे और बहुत आनंद आता था उनको, क्योंकि वो लोकल लैंग्वेज में ही होता था। और वो बहुत नामी व्यक्ति थे पृथ्वी सिंह जी, बाकायदा हारमोनियम, और उस पर उनके साथ एक मंडली भी होती थी जिसमें 5-7 लोग होते थे, और वो अलग अलग चीज़ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे, और उसके साथ ही वो सॉन्ग बहुत तेज़ आवाज़ में गाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। तो वो प्रोग्राम जो है 10 या 15 दिन का होता था, उसमें कम से कम एक दिन राजा महेंद्र प्रताप जी भी आते थे। राजा महेंद्र प्रताप जी के बारे में कुछ तो मैं पहले जानता था, पर बाद में मेरी जानकारियाँ बहुत बढ़ी। खासकर इन दिनों एक बरकतुल्ला, इंदौर में बरकतुल्ला एक यूनिवर्सिटी का नाम रखा था, तो जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उसने उस नाम को बदल दिया, पता नहीं क्यों, और उसका नाम कुछ वैसा रखा, नेशनल जैसा कुछ ऐसा रखा नाम। तो एक कंट्रोवर्सी हुई। तब उस कंट्रोवर्सी के दौरान ही मुझे समझ में आया, मैं बरकतुल्ला समझता था कि राजस्थान में जो कभी सीएम रहे थे एक समय, मोहनलाल जी सुखाड़िया गवर्नमेंट को जब इंदिरा गांधी जी ने हटाया था, तो बरकतुल्ला जी जो जोधपुर के रहने वाले थे उनको सीएम बनाया था। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, उनको कोई जानता भी नहीं था, वो कभी मिनिस्ट्री में भी नहीं रहे थे, परंतु उन्होंने इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उनको सीएम बनाया था। तो परंतु मैं ये नहीं समझ पाया कि इंदौर का और बरकतुल्ला जी का क्या संबंध, क्योंकि वो तो जोधपुर के थे। पर जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे बहुत नई नई बातें मालूम पड़ी। खासकर ये अब जब मैं 2026 में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब ये मैं बात बता रहा हूँ आपको कि राजा महेंद्र प्रताप जी जो थे वो वैसे देखें तो उनकी एक रियासत थी, और जो कि हाथरस ज़िले में थी, और बड़ी अच्छी रियासत थी उनकी, और बहुत बड़े वो देशभक्त थे। 1915 में अफ़गानिस्तान में उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान को आज़ाद डिक्लेयर करके उन्होंने अपनी एक गवर्नमेंट जो है बनाई। उसमें राजा महेंद्र प्रताप जी तो राष्ट्रपति बने, और बरकतुल्ला जी जो थे, जिनके नाम से इंदौर का कॉलेज यूनिवर्सिटी बनी हुई थी, बरकतुल्ला जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और एक थे उनका मुझे नाम अभी याद नहीं, पर ये 2 प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बने।
तो ये जानकर के मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि 1915 में ये उन्होंने किया था, ये अफ़गानिस्तान में थी, बनाई थी उन्होंने। और उस समय राजा महेंद्र प्रताप जी और ये बरकतुल्लाह जी दोनों ही लेनिन साहब से भी मिले थे, रूस के जो बाद में जिन्होंने रूस की एक तरह से देखें तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश किया था लगभग 1918 या ऐसे कुछ। तो उस समय ये भी एक बात हुई और उन्होंने 2-3 गवर्नमेंट्स ने उसको रिकॉग्नाइज़ भी कर दिया था। खासकर अफ़गानिस्तान में तो होना ही था उनको, और अफ़गानिस्तान में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। और कुछ 2-3 और गवर्नमेंट्स थी जो अफ़गानिस्तान के प्रयास से उन्होंने भी उसको रिकॉग्नाइज़ किया। पर जो भी है उन्होंने प्रयास किए, उसकी तो ज़्यादा डिटेल्स मुझे नहीं मालूम है, पर ये ज़रूर मुझे मालूम है कि 1915 में ये राजा महेंद्र प्रताप जी राष्ट्रपति बने और बरकतुल्लाह जी प्रधानमंत्री बने। इसके बाद अगर देखें तो फिर 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो थे, जब वो जापान और वहाँ चले गए थे, तो उन्होंने भी एक वहाँ गवर्नमेंट बनाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया, ताकि वो जो उस गवर्नमेंट को भी जर्मनी ने और बहुत सारे कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ भी किया। और जो खासकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट्स होती थी, जैसे जापान है, जर्मनी है, तो ये 2-3-4 और भी बहुत सारे इनके साथ छोटे छोटे कंट्रीज़ थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की जो गवर्नमेंट थी वो तो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और 1943 में ये गवर्नमेंट बनी और 45 तक इस तरह से ये उन्होंने ताइवान और यहाँ अपनी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया और आगे स्वतंत्रता का युद्ध लड़ा। जहाँ तक राजा महेंद्र प्रताप जी थे, जब मैंने उनको देखा तो वो हम खुद ही समझ सकते हैं कि 1915 में तो उन्होंने वहाँ गवर्नमेंट बनाई थी। और ये जो हमारा कॉलेज था इसका नाम राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम पर ही था। और राजा महेंद्र प्रताप जी हमेशा कम से कम एक बार, बल्कि 2 या 3 बार भी, जब भी उनका मौका पड़ता था तब वो आते थे। और उनकी मुझे पूरी छवि भी याद है अभी भी कि कुछ ब्लैक ड्रेस ज़्यादा पहनते थे वो, और उनकी दाढ़ी बुल्गानिन जैसी थी, तो उसमें वो पहचान हो जाती थी। और बहुत ही हम लोग जब भी वो आते थे तो हम लोग उनसे मिलते थे, हमको शाबाशी भी देते थे। तो इस तरह से राजा महेंद्र प्रताप जी की बात भी मैंने आपको ये सारी बात भी बताई। पर हाँ, अब इसके बाद मैं जो मुख्य बात बताना चाहूँगा कि नवंबर में, अक्टूबर या नवंबर, वहाँ उत्तराखंड तो नहीं था उस समय, परंतु नारसन में भी बहुत अच्छी ठंड होती थी, बहुत अच्छी ठंड, जिसमें हम लोगों को गर्म कपड़े तो पहनने ही होते थे। और हमारे बहुत सारे साथी, क्योंकि वो लोग खेतों से और वहाँ से हो करके, गन्ने के खेतों से और वहाँ से छोटी छोटी पगडंडियों से आते थे, तो कंबल या ऐसा भी कुछ ओढ़ के भी आ जाते थे और आ करके यहाँ क्लास में एक जगह रख लेते थे। तो अक्टूबर या नवंबर में हम लोगों के NCCR के कैंप भी हुए। तो शुरुआत का जो पहला कैंप था उसकी मैं याद मुझे बहुत अच्छी है कि एक ये जो ब्रॉड गेज थी जो देहरादून तक जाती थी ट्रेन, इस पर एक स्टेशन आता था डोईवाला। हम लोगों को ट्रेन से हम लोग डोईवाला तक गए और डोईवाला में हमारे लिए आर्मी के ट्रक तैयार खड़े थे और हम उन आर्मी के ट्रक्स में बैठ करके लच्छीवाला गए, जो कि लगभग 3 मील था वहाँ से। तो हम लच्छीवाला पहुँचे और लच्छीवाला में सारी जितने भी कॉलेजेस में NCCR की वो थी, लगभग मैं समझता हूँ 18 या 20
ऐसी प्लेटून्स या कंपनीज थी, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो वहाँ हम लोगों ने पहले मैदान को थोड़ा साफ़ किया फावड़े से और उससे, और फिर टेंट पिचिंग किया। टेंट्स वहाँ पर हमको अवेलेबल कराए थे, आर्मी ने ही, तो हमने उनको टेंट्स को पिचिंग किया। यानी पहले जो बीच में तो एक बहुत बड़ा एक पोल गाड़ा जाता था और उसको चारों तरफ रस्सियों से खूंटे होते थे, उनसे खूंटों को पहले हम गाड़ते थे और फिर उसको खींच करके टेंट को उससे बांधते थे। तो इस तरह से एक टेंट के अंदर लगभग हम 10 से 15 लोग, 15 कैडेट्स जो हैं आराम से सो पाते थे। हमारे पास एक वो तो मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, एक उसमें एक ब्लैंकेट भी होता था, चादर भी होती थी, ये सब चीज़ें होती थी। और हम आराम से ऐसे शूज़ भी, कई बार तो जब थक जाते थे तो शूज़ पहन के ही सो जाते थे, क्योंकि हमको बिल्कुल लगभग सट के सोना होता था और बहुत गहरी नींद आ जाती है। तो वहाँ लच्छीवाला जब हम पहुँचे तो हमें उन्होंने आर्मी के जो ट्रक्स थे वो भी खड़े हुए थे, उन ट्रक्स के माध्यम से ही हमको जो 3 माइल पर लच्छीवाला था, वहाँ वो एक खुला मैदान था, शायद किसी स्कूल या कॉलेज का होगा या अदरवाइज़ भी वो प्लेस था। तो वहाँ हम लोगों ने अपना वो टेंट्स लगभग जो भी 18, 20 या 25 टेंट्स थे वो लगाए गए और बीच में फायर प्लेस और ये सब लगाया गया। और पास में ही जो कमांडेंट थे वो भी वो आर्मी के ही कमांडेंट थे और उनका रैंक अगर मुझे सही याद है तो शायद मेजर तो रैंक था ही उनका, तो वो मेजर थे, वो उस कैंप के इंचार्ज थे। और हमारे जितने भी कॉलेजेस के, कुछ कॉलेजेस के तो सीनियर हो जाते थे 5 साल बाद, तो वो उनको मेजर, ऑनरेरी मेजरशिप मिल जाती थी। और अदरवाइज़ तो ये सेकंड लेफ्टिनेंट, हमारे जितने भी इंचार्जेस होते थे वो सेकंड लेफ्टिनेंट्स होते थे। और हर प्लाटून में लगभग 20, 25, 30 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे। हमारे यहाँ जो है 35-40 स्टूडेंट्स थे और सब मिला करके एक बहुत अच्छा जमावड़ा हो जाता था। और हम सब परेड करना तो हमें बाकायदा, जैसे हम तो अपने कॉलेज में तो सिंगल हमारा एक वो होता था, तो उसमें 4-4 लाइन की परेड, 4-4 लाइन में स्टूडेंट्स होते थे, हम परेड करते थे। हमें पर ये सेंट्रल कमांड की तरफ से हमें वो मेजर साहब खुद कमांड्स देते थे हम माइक पर, और हम सारे जितने भी कॉलेजेस थे उनके सारे कैडेट्स जो हैं हम सब पार्टिसिपेट करते, और उनके कमांड्स को सुन करके अकॉर्डिंगली हम उसको फॉलो करते। ये लगभग एक तरह से सुबह मैं समझता हूँ कि 7 बजे के आसपास, 7 से 9 ये परेड होती थी। और उसके बाद नाश्ता, अच्छा सा एक नाश्ता होता था जिसमें खासकर बटर और मिल्क ये कंपलसरी था, तो ये तो होता ही था। और भी कुछ भी चीज़ें और भी होती थी, पराठा या इस तरह का, तो वो हम लोग खाते थे। और फिर दोपहर को कुछ हमको गाइडेंस दी जाती थी। वो अलग अलग जो भी कंपनियां थी हमारी, तो 3-4 प्लेटून्स की एक कंपनी बन जाती थी, और उस कंपनी में जो सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट होते थे वो हमको सिग्नलिंग, जैसे सिग्नलिंग कैसे करते हैं, तो सिग्नलिंग में हम जैसे एक यहाँ हम खड़े हैं और एक 100 या 200 मीटर पे व्यक्ति खड़ा है, तो हमें सिग्नलिंग के कोड्स बताए जाते थे कि किस तरह से हमें सिग्नल पास करना है और वो आगे पास कर देगा। तो एक मैसेज जो हम यहाँ से दे रहे हैं बिना हिलो डिलो, हमें मतलब हम यहीं पर हैं, पर हमारा मैसेज 100 मीटर पे जाता है और फिर वो आगे 100 मीटर पे और फिर वो आगे 100 मीटर पे, और फिर उसको जो मैसेज है उसको कोड को बाकायदा बताया जाता कि क्या मैसेज था, और उन दोनों को टैली किया जाता, दोनों मैसेजेस को। तो ये एक प्रक्रिया होती है, इससे हम सीखते
कि आर्मी में किस तरह से मैसेज किया जाता है। दोपहर का समय जो होता था उस समय लगभग 12 बजे के आसपास ये सब काम हो जाता था, तब हम खाना वगैरह खाते थे। 12 से 2 ये लंच होता था, तो इसमें तंदूरी रोटियां ही होती थी खासकर, क्योंकि वो जितने भी वहाँ तंदूर बने होते थे, 2-3-4 तंदूर बनाते थे वो, उनके उसी में तंदूरी रोटियां और खाना गरम गरम, दाल रोटी चावल सब्जी, एक सब्जी और कुछ सलाद वगैरह, एक इस तरह से खाना होता था। और हर प्लाटून के जो प्लाटून के कमांडर होते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी कि उनके प्लाटून के सभी कैडेट्स को प्रॉपरली खाना मिल जाए। तो उसमें जो सूबेदार मेजर या हवलदार मेजर जो आर्मी के ही थे, हमारे कॉलेज को दिए हुए थे, वो भी उसको सुपरवाइज़ करते थे कि किसी इस कैडेट को कहीं कोई चीज़ नहीं मिली है या जो कुछ भी है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती थी। हम लोग प्रॉपरली खाना वगैरह खा करके फिर अपने टेंट्स में चले जाते थे, और लगभग 1 या 1.5 घंटे का हमें एक विश्राम मिलता था। तो उस विश्राम में हम सीधे लेटते थे। हमारे पास जो ब्लैंकेट्स होते थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो सारे एक रखने का भी होता था जिसमें हम ब्लैंकेट्स को लपेट करके और उसके अंदर रख लेते थे। नाम मुझे अभी याद नहीं है उसका। और उसमें चादर और ब्लैंकेट और ये सब होता था। हम नीचे ब्लैंकेट बिछाते थे, मतलब वो पहले वो बिछा लेते थे दरी, और उसके ऊपर ब्लैंकेट, और फिर बिछा करके फिर हम उस पर आराम एक थोड़ा सा कर लेते थे। 3:30 बजे के आसपास उठ जाते थे, और 4 बजे से फिर परेड शुरू होती थी। तो 4 से 6 जो है ये सेरेमोनियल परेड होती थी, उसमें हम पूरा चक्कर लगाते थे उस पूरे मैदान का। और अगर कोई स्टूडेंट टाइम से नहीं वहाँ पहुँच पाता है तो उसकी फटीग होती थी, एक प्रक्रिया आर्मी में वहाँ कहते थे, फटीग कहलाता था। फटीग में वो जो बैग होता था जिसके अंदर ये सब कपड़े रखे जाते थे, ये बिल्कुल हाथ सीधे ऊपर रख करके उसको ले करके उस मैदान के जो कमांडर हैं वो कहते थे फटीग 3 टाइम्स, फटीग 4 टाइम्स, फटीग 1 टाइम, ऐसा बोल देते थे। तो वो उनको फटीग होती थी और वो पूरे राउंड लगाना होता था। और अगर हमारे पास बाद में तो राइफ़ल्स भी आ जाती थी, तो राइफ़ल को भी ऊपर सीधे हाथ करके ऊपर करके और दौड़ना होता था। ये एक प्रक्रिया होती थी। तो ये जो 10-15 दिन का प्रोग्राम था, वो शाम को जैसे मैंने बताया कि 4 से 6 होती थी परेड, और इसके बाद फिर नाश्ता हो जाता था। उस समय सादा, मतलब दूध और एक ब्रेड देते थे, तो ब्रेड और दूध ले लेते थे, और फिर थोड़ी सी देर अपने अपने जो टेंट्स थे उनमें चले जाते थे। और हमारे जो कमांडर्स जो होते थे, हमको वो उस समय की कुछ जो हमें लेसन्स थे वो देते थे। जैसे मान लो अगर हमारे पास राइफ़ल्स भी आ गई हैं, जो कि फर्स्ट ईयर में नहीं आती थी, पर फर्स्ट ईयर के सेकेंड हाफ में आ जाती थी, तो उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, वो खोल करके बताते थे। और खोल करके उनके डिफरेंट पार्ट्स कि कैसे आपको नॉब को पॉइंट करना है, और नॉब को ले करके मतलब इशारा, मतलब हम जैसे शूट करेंगे तो किस तरह से सामने हमें वो हमारा टारगेट होगा, और हम उस टारगेट को किस तरह से, जब अगर हमें राइफ़ल है तो कंधे से जब राइफ़ल को लगाएंगे तो बिल्कुल टाइट लगानी चाहिए, और अगर हम टाइट नहीं लगाएंगे तो वो राइफ़ल छूटने के साथ एक बैक स्ट्रोक देती है, तो बैक स्ट्रोक से हमारी हड्डी भी टूट सकती है। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें, खासकर राइफ़ल्स की प्राइमरी जानकारी हमको दी जाती थी, और बाकायदा ओपन करके वो जो सूबेदार मेजर या हवलदार मेजर होते थे वो उसको ओपन करके एक एक पार्ट हमको बताते थे, और राइफ़ल शूटिंग वगैरह भी बताई जाती थी। तो ये प्रोग्राम हमारा 6 से 8 1 बजे तक हो जाता था। 8 साढ़े 8 बजे, 8 से 9 1 घंटे में
सब जो भी प्लाटून्स होते थे उस पर अपना अपना खाना हम लोग खाते थे।